हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन 21 मई 2025 के, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ रिवीजन और रिकॉल भी इसमें हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देवाशीष जी, जय हिंद। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन। तो आज सबसे पहले आज की जो न्यूज हैं वो पढ़ने वाले हैं, और ये जो न्यूज हैं दोस्तों न्यूज़पेपर और अलग अलग जो भी वेबसाइट्स हैं उनसे जो है ये न्यूज ली गई हैं। और लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज हमने दोस्तों ये 2 दिन से इसका लोगो भी बदल दिया है। तेज तरार करंट अफेयर्स, रोजाना पढ़ो, टॉपर बनो। किसी भी एग्जाम के लिए, कोई स्टेट एग्जाम हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूक्लियर। दोस्तों भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी की दोस्तों प्रोडक्शन को लेकर आजादी के बाद जिन लोगों ने इसको लेकर काम शुरू किया, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन। तो भाई इवन कहा जाता है कि भारत में अगर न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में हम आगे बढ़ पाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो M.R. श्रीनिवासन जी का था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ या पायनियर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है। तो इनका दोस्तों जो है कल जो है देहांत हो गया। हु बिल्ट इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डाइज। दोस्तों इनकी जो उम्र है वो 95 वर्ष थी, 95 ईयर्स। अब आप देखें 95 की एज में भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन थे और ही वॉज फिट एंड एक्टिव। और भाई दोबारा से वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। लेकिन भाई उम्र हो चुकी थी और एक समय आता है जब उनका जो है कल उनका जो शरीर है वो छोड़कर हमें चला गया। अब अमंग द फर्स्ट जनरेशन, अब देखिए उनकी हम कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं। जब 1950 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर, जिसका नाम था अप्सरा। अब ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ये दोस्तों रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। और उसमें भी वो जो है एज ए जूनियर साइंटिस्ट जो है, यंग साइंटिस्ट जो है इन्वॉल्व थे। और उसके बाद 1950 के बाद इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो लगे हैं, सभी में उनकी जो भूमिका थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो है दोस्तों उन्होंने ज्वाइन किया 1955 में 25 वर्ष की उम्र में। और 1987 में M.R. श्रीनिवासन इसके चेयरमैन भी रहे और काफी लंबे समय तक जो है इसके चेयरमैन के जो है पद पर वो रहे थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति हैं भाई। और M.R. श्रीनिवासन एग्जाम में इनके बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो है जो स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर बिल्कुल जी मोहित सभी के लिए, और इनके लिए मोहित अलग से भी करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। अलग से एक्सक्लूसिव भी हम कुछ मैराथन से लेके जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो डोंट वरी, ठीक है। तो भाई किसी भी एग्जाम को लेकर जो है हमारा पूरा डेडिकेशन है, हर एक एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो M.R. श्रीनिवासन। फिर उसके बाद दूसरी जो न्यूज है, वैसे मैं दूसरी न्यूज से पहले एक और आज ओबिट्री की न्यूज है उसको पहले निकाल लेता हूं। और ये जो न्यूज है हमारे, ये बड़े ही रिनोन्ड एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब ये जो भौगोलिक, ये जो चांद सितारे दोस्तों, फूल और कलियां, ये चांद सितारे, इनको लेकर जो वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोफिजिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर जयंत नर्लिकर, इनका भी जो है पुणे महाराष्ट्र में 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन साथ साथ आपको यह बता दूं दोस्तों, देखिए जब इन्होंने शुरुआत की थी अपने फील्ड में तब तो जो है उसे एक स्टडी, मतलब भारत में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी। और आज 2025 में हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य एस्ट्रो टूरिज्म भी प्रमोट कर रहा है ताकि उनकी जीडीपी बढ़ सके। तो ये दोस्तों पुणे में जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो भाई इसके वो जो है फाउंडर रहे थे और ये पुणे में है। एंड अपने भाई इस कॉस्मोलॉजी में अपने काम के लिए सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो जाने जाते थे। ही वॉज ए वेल नोन साइंस कम्युनिकेटर। और भाई वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, और दोस्तों इनके एल्यूमिनस रहे हैं, मतलब यहां पर वो पढ़े हैं, यहां पर कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और उन्होंने जो टिफर जो मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहां पर भी ऑलरेडी इन्होंने काम कर रखा है। तो एक एस्ट्रोफिजिस्ट
और दोस्तों इनका जो देहांत है वो 86 वर्ष में और 95 वर्ष की आयु में आज हमने पढ़ा। भारत में फादर ऑफ पायनियर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी M.R. श्रीनिवासन, इन दोनों का देहांत आज की दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों व्यक्तियों के बारे में जानना बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आमतौर पे ये जो साइंटिस्ट हैं या कोई बड़े ऐसे नेता हों जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हों या कोई एक्टर हों, इनकी ऑबिट्री भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है या उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे और हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों मिजोरम में जाएंगे। और मिजोरम जो है भारत का पहला जो है फुल्ली लिटरेट 100% पढ़ा लिखा राज्य जो है वो घोषित किया जा चुका है अंडर उल्लास। यहां पर आप इस स्कीम का लोगो देख रहे हैं, उल्लास, भाई नव भारत सशक्त कार्यक्रम। मैं रिपीट कर रहा हूं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इस प्रोग्राम के तहत जो है भाई मिजोरम को पहला 100%। अब देखिए हम सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट की बात करते हैं, अक्सर हर एक सेंसस में केरला नंबर 1 आता है, वहां पर भी 93-94%। लेकिन इसको जो है इस कार्यक्रम के तहत, अब देखो ये आपको पूछा जा सकता है, मैं बार बार इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम बता रहा हूं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके तहत मिजोरम को अनाउंस किया गया है और ये अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल्ड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके तहत जो है वो कर दी गई है। अब मिजोरम के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों, 1987 में ही ये भारत का जो है पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला था। ये भारत का दोस्तों जो है ये भारत का जो है 23वां राज्य था और 2011 के सेंसस के मुताबिक यहां पर जो साक्षरता दर थी वो थी 91.33%। लेकिन उसके बाद इस उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यहां पर दोस्तों जिन जो एरियाज में या जिन जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है साक्षरता अभी नहीं पहुंची थी, वहां पर स्कूल्स नहीं थे, उनको बिल्ड किया गया, टीचर्स की अवेलेबिलिटी की गई। और भाई ये जो प्रोग्राम है उल्लास, यहां पर बता दूं ये इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं और ये 2022 से 2027 तक के लिए इसको इंप्लीमेंट करना था। और इसके जो नतीजे हैं, इसके जो दोस्तों जो एम्स थे वो अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भारत का कोई एक राज्य एटलीस्ट 100% लिटरेसी रेट के ऊपर है, पहुंच चुका है। और इसका पर्पस था कि भाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, क्योंकि इसको अलाइन किया गया था कि जो बच्चे 15 या 15 से ऊपर हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ा जा सके, और भाई इसको इस प्रोग्राम के जरिए मिजोरम में बखूबी से किया गया है। अब यहां से कई सारे पैरेलल क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले तो बात करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम की बात हो रही है, तो भाई यहां पर एक तो मैं दिल्ली प्रोग्राम मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है नई दिशाएं। अब ये जो नई दिशाएं प्रोग्राम है, अगर आपको याद हो, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है कि जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनको दोबारा से स्कूल्स के साथ जोड़ना, इसका मुख्य तौर पे पर्पस था। तो नई दिशाएं प्रोग्राम, एक तो आपको ये जरूर पता हो, और साथ साथ जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जो है आकृति, गुड मॉर्निंग देवाशीष, गुड मॉर्निंग क्वीन। हाँ जी, तो यहां पर जो है एक तो ये नई दिशाएं प्रोग्राम आप याद रखें। दूसरा नॉर्थ ईस्ट की बात कर ही रहे हैं तो भाई सैफ कप का मैं जिक्र कर रहा था कल ही आपसे, 2 दिन पहले, जो सैफ कप अंडर 19 ये दोस्तों फुटबॉल था और अरुणाचल प्रदेश में इसका फाइनल मैच हुआ था और इसके फाइनल में पेनल्टी शूटआउट ने इंडिया को, बांग्लादेश को जो है 4-3 से हरा दिया है। तो सैफ कप जो है वो इंडिया जीत चुका है। नॉर्थ ईस्ट में फाइनल हुआ था तो इसलिए आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मिजोरम ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम उसमें से नहीं है, और इनकी कभी कभार हो सकता है किसी क्लैरिकल एग्जाम में कैपिटल वगैरह या मुख्यमंत्री वगैरह आ जाएं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बता दूं मणिपुर में जो है दोस्तों वहां पर स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने यहां पर आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगा दी थी। तो आजकल नॉर्थ ईस्ट से जुड़े यही क्वेश्चंस हैं जो हमें याद है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से यही 2-4 इंपॉर्टेंट थे।
फिर वैसे यार वैसे 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 एक हम ना कर रहे थे मेघालय को लेकर, एक लिली फेस्टिवल हमने पढ़ा था। कोई स्टूडेंट बता सकता है? लिली फेस्टिवल, लिली फेस्टिवल, ये आई थिंक मेघालय था। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, ये 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा है। इसका नाम था शिरोआय लिली फेस्टिवल, और ये दोस्तों 5वां स्टेट लेवल था, और बिल्कुल कहा, और ये दोस्तों मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया, नोट मेघालय। ठीक है, तो नाम था इसका पूरा शिरोई, मैं यहीं पर लिख देता हूं यार, शिरोई लिली फेस्टिवल, और ये भी मणिपुर में। तो चलिए एक और न्यूज, ठीक है, 90% आ जाती है, लेकिन 100% के लिए थोड़ी जानकारी लेनी पड़ती है, थोड़ा सा जो है आपको रिकॉल रिवीजन वाला सेशन है ना ये हमारा। देखिए हमारे सेशन की अच्छी बात, आप मतलब मैं पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, बहुत सारे विद्यार्थी कि सर यार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हर रोज, फिर हमसे पूछते हैं या खुद सर्च करते हैं। वो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि अगर मुझे कुछ 1% भी याद आ जाए ना, 1 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, तो वो मैं स्किप ना करूं। मतलब स्किप कर दूंगा, मुझे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेरी क्लास का मोटिव ही ये है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन नहीं है तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है करंट अफेयर का। नए 10 करंट अफेयर होते हैं, उनको आप कहीं से भी जाके पढ़ लो। तो यहां पर आने का सबसे मेन है कि भाई रिवीजन करना है, रिकॉल करना है, छोटी से छोटी बात जो उस राज्य से जुड़ी हो या उस एरिया से जुड़ी हो। तो ये मेरा मुख्य तौर पे पर्पस रहता है, ठीक है। और गांव में भी शायद ऑरेंज फेस्टिवल हुआ था, हाँ जी। तो ये ऑरेंज, देवाशीष ऑरेंज तो नहीं फेस्टिवल कुछ देखा, लेकिन हमने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जरूर पढ़ा था। ये पहली बार चर्चा में आई थी अभी जब वेव समिट हुई थी मुंबई में। और ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जो कि कंटेंट क्रिएटर से, जो कि दोस्तों जो है डिजाइन से, जो किसी लोगो से, इनसे जुड़ी हुई है। तो उनको लेकर जो है सरकार इसके बढ़ावा देना चाहती है, और इसको लेकर आंध्र प्रदेश तो अपना एक अलग से शहर ही बसाना चाहता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और वेरी गुड, असम से अलग हुआ था, कृति ने बहुत सही बताया। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज जो है वो दोस्तों मणिपुर में जो है वहां पर नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है भाई अपॉइंट किया है कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस के सोमेशकर, मैं रिपीट करता हूं, नाम है कैम्फैया सोमेशकर जी को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो यहां पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी ही ऑफिशियली तौर पे दोस्तों अपॉइंट और ओथ दिलाती हैं किसी भी जो है मुख्य न्यायाधीश को। तो मणिपुर हाई कोर्ट में हालांकि यहां पर इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहां पर भाई सबसे पहले तो हमें ये पता ही होना चाहिए, हाल ही में 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? भूषण रामाकृष्णा गवई। ये तो आपको याद ही हो गया होगा 100%। और 23 नवंबर तक रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है उस समय इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी। 65 वर्ष जो है उसमें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। हालांकि ये भी बता दूं, किसी भी स्टेट हाई कोर्ट में, जैसे हम मणिपुर का पढ़ रहे हैं, स्टेट हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज जो है 62 साल रहती है, 62 ईयर्स रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये 65 ईयर्स रहती है। भारत में टोटल जो हाई कोर्ट्स की संख्या है इस टाइम 25 है, ये भी आप साथ साथ याद रखें। और अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम LSA बोलते हैं, तो भाई इसकी भी नियुक्ति की गई थी, और ये किए गए हमारे जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत जो है हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन। और भाई 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रहेंगी? वो होंगी BVR नगरंथा। BV नगरंथा जो है ये हमारी पहली चीफ जस्टिस रहेंगी वुमेन। तो ये तो कुछ अपॉइंटमेंट्स का हमने जिक्र कर लिया। तो भाई हमारा सेशन जिस चीज के लिए जाना जाता है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो आज मैं नाम लूंगा, आप मुझे बताएंगे कि भाई ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं अनीता आनंद से, ठीक है। तो आप जो है साथ साथ बताते रहें, मैं सारे नाम ले दूंगा कि कौन कौन कहां कहां पर है, ठीक है। अनीता आनंद, फिर जो है मनिंदर सिंह संधू, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो है एंथोनी एल्बनीज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लॉरेंस, यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो है काश पटेल, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नाम ही लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। फिर जो है
फ्रेडरिच मर्ज, ठीक। फिर उसके बाद जो है मार्क कार्ने, मार्क जो है कार्ने मैंने लिख दिया है। और फिर दोस्तों जो है हम बात करेंगे करेंगे किसकी, विवेक रामा स्वामी, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुझे बता दें तुलसी गबार्ड, फिर आप मुझे उसके बाद बता दें रूबियो कौन है, ठीक है। चलिए ये तो सिर्फ मैं अंतरराष्ट्रीय बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। तो भाई नाम सारे के सारे बता दो आप। तो यहां पर सबसे पहले अनीता आनंद, ये कनाडा की बनी है क्या, विदेश मंत्री, आपको याद होगा। ये मनिंदर सिंह संधू, ये कनाडा का बना है इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर, अगर आपको याद हो। फिर एंथोनी एल्बनीज, ये बना है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री। फिर लॉरेंस, ये बना है सिंगापुर का प्रधानमंत्री। फिर काश पटेल बना अमेरिका में जो एफबीआई है, एफबीआई का डायरेक्टर दोस्तों, गुजराती है। फिर फ्रेडरिच मर्ज बना है जर्मनी का चांसलर। फिर मार्क कार्ने, ये बना है कनाडा का प्रधानमंत्री। फिर विवेक रामास्वामी, ये बना है वहां पर जो डोजे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और दोस्तों जिसमें एलन मस्क भी काम कर रहे हैं, और एलन मस्क के साथ साथ ये बंदा जो है काम कर रहा है। फिर तुलसी गबार्ड, वहां पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी की डायरेक्टर इंडिया भी आई थी ना, कब आई थी, मार्च के अंत में, रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए। जिसका मुख्य अतिथि कौन था, उसका मुख्य अतिथि था न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। हमारा 26 जनवरी का मुख्य चीफ गेस्ट कौन था, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति सुबांतो प्रावा। फिर 12 मार्च को मॉरिशस के नेशनल डे पे मुख्य अतिथि कौन था, वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों याद रख ले। फिर तुलसी गबार्ड वहां की एनआईए की डायरेक्टर बता दिया है, और रूबियो पेलेशिया, ये रूबियो जो है दोस्तों, ये वहां का अमेरिका का विदेश मंत्री है, कई बार इंडिया और कई सारे और विजिट्स पे आ चुका है। वैसे इंडिया के विजिट पर उनका उपराष्ट्रपति भी आया था, जिसका नाम था जेडी वेंसे। हाँ जी, जेडी वेंसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति। जब ये पहलगाम अटैक हुआ था वो इंडिया के दौरे पे ही था, और इसकी बीवी तो है ही इंडियन, जिसका नाम है उषा वेंसे। तो ये सारे के सारे आपको डेफिनेटली याद होंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात खत्म नहीं होती है भाई साहब, हमारी बात यहां से शुरू होती है। अब जल्दी से मुझे आप बताओ, अब आपकी बारी है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है, आपको बताना है। फिर आप मुझे बताएंगे कि भाई इंडिया का अभी फाइनेंस जो है सेक्रेटरी कौन बना है, ठीक है। 3-4 ही पूछूंगा बस, यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस सेक्रेटरी, और जो है ये कल ही बताया था डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है। नई अपॉइंटमेंट नहीं है, वैसे ही पूछा बस, ठीक है। और एक और पूछ लेते हैं, और दोस्तों एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है अभी हेड कौन है। तो ये 4 के उत्तर दे दो जल्दी जल्दी मुझे आप, ठीक है। तो भाई उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। यूपीएससी का है अजय कुमार जो है यूपीएससी का चेयरमैन। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ये है अजय सेठ, ठीक है। डीआरडीओ है समीर कामत, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आशीष खन्ना जी बने थे मार्च के महीने में। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, लिखूंगा नहीं, पूछना चाहूंगा कि 9 जो है अभी 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है रशिया, और भाई वहां पर नरेंद्र मोदी तो गए नहीं है क्योंकि यहां पर ऑपरेशन सिंदूर चल पड़ा था। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गया था वहां पर, मॉस्को में, जो क्रेमलिन में, जो वहां पर विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। पहले नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाया, लेकिन बाद में चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो गया मुख्य अतिथि के तौर पे। उसका नाम है डिफेंस सेक्रेटरी है संजय सेठ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जी। तो उत्तर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन तभी लेके आएंगे। सेशन को शेयर और लाइक जो है जरूर कर दो भाई, आप ही का सेशन है, आप ही का चैनल है। शेयर लाइक साथ साथ जरूर कर दें एक बार, हाँ जी, ठीक है। तो भाई कम से कम 5 विद्यार्थियों तक तो जरूर शेयर करें, हाँ जी, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट जो दोस्तों न्यूज जो है ये हम पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले आपको बता दूं, हमने हाल ही में पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया, उन्होंने जितने भी टर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम चलते हैं सबको टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी। अब दोस्तों वैसा ही
कि भाई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां पर ना बहुत सारे ऐसे वर्क स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के ग्रुप हैं जो फलस्तीन को जो है सपोर्ट करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं। अगर देश के तौर पे देखें, अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता नजर आया है। और दोस्तों अभी भी उनको चाहे वो हथियार हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो इंटरनेशनल जो फोरम्स के ऊपर सपोर्ट हो, हमेशा अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया है। अब ऐसे जो जो वहां पर जो दोस्तों ज्यूस हैं या यहूदी जो इजराइल के लोग हैं, तो भाई उनको जो सपोर्ट करना जो है इनको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे ऐसा ही कुछ हम भारत में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, और वो फलस्तीन को ओपनली सपोर्ट करती हैं। तो भाई इस जो है फलस्तीन को सपोर्ट करना या फिर यहूदियों का जो है विरोध करना, इसको हम बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। और ये एंटी सेमिटिज्म की घटनाएं अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज में, खासतौर पे हार्वर्ड में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसी वजह से अब अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार आपको ऐसा ही करना है तो फिर हम आपको पैसा नहीं देने वाले, सपोर्ट नहीं करने वाले। तो 60 मिलियन यूएस डॉलर का जो सपोर्ट जो जाता था इस यूनिवर्सिटी को, उसे टर्मिनेट कर दिया गया है और उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस वजह से कई सारे वहां के जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनको जो है भाई काफी ज्यादा पैसे की शॉर्टेज है, वो समस्याएं लगे। तो ये आइडियोलॉजिकल या जो लेफ्ट विचारधारा है या जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, तो भाई कहने का मतलब उसको सपोर्ट किया जाता है कई सारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिस वजह से ये सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। तो याद रखें, यूनिवर्सिटीज है, यूएससी की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, और हर साल दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से दोस्तों इसका नाम भी वो आता है। भारत में भी हम बड़े बड़े राजनेताओं के लड़के पढ़ते हैं कि भाई वो फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, उनमें से एक हार्वर्ड भी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है एक डिफेंस से जुड़ी हुई है और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो चाइना और कंबोडिया द्वारा ज्वाइंटली तौर पे कंबोडिया में की गई, और इसका नाम है गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये जो है कंबोडिया में जो है उनके साउथर्न कोस्ट पर की गई, जिसमें भाई लैंड, सी, एयर ऑपरेशन तीनों सेनाओं ने मिलकर जो है ज्वाइंटली तौर पे जो है वो एक्सरसाइज किया। तो इसका जो थीम है वो है भाई ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म। चाइना जब ऐसी बातें करता है तो समझ नहीं आता उसके ऊपर कोई बोलता क्यों नहीं है। एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, भाई हमने तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया है, उनका पता नहीं कोई ऑपरेशन हुआ कि नहीं। तो ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इसका थीम रखा गया। और दोस्तों ये उस समय पर हो रही है जब कि फिलीपींस और यूएसए जो है वो बली कतान एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बली कतान यूएस और फिलीपींस, और गोल्डन ड्रैगन कंबोडिया और जो है चाइना, गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही में हमने पुणे में बात की थी, महाराष्ट्र के पुणे में जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज भी हुई थी जिसका नाम था डस्ट लीक। याद है कि नहीं याद? हाँ जी, क्वीन, सौरभ, पूनम, हाँ जी सबको याद है, साथ साथ याद रखा करें। और इंपोर्ट भी बैन कर दिए हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, इंपोर्ट बैन हो गया उनका, ठीक है। महाराष्ट्र मतलब इससे हिमाचल का एप्पल जो है या जो और राज्यों के जो एप्पल्स हैं, हमें लोकल जो है जो किसान है उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। पूनम जी आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई सेशन शेयर लाइक दबा के कर दिया करो। फिर उसके बाद ये चेस से जुड़ी हुई न्यूज है, चेस से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ दिन पहले ही 2 न्यूज पढ़ी। एक तो अफगानिस्तान ने चेस के ऊपर बैन लगा दिया है, दूसरा भारत के आर प्रगानंदा ने हाल ही में रोमानिया में एक चेस टूर्नामेंट को जीत लिया था। तो ये 2 याद होंगी आपको। और तीसरी न्यूज है कि अब जो है दोस्तों 86th ग्रैंड मास्टर का जो उपाधि है वो मिली है तमिलनाडु के LR श्रीहरि को। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है ना चेस की, जिसको हम बोलते हैं फिडे, तो इसके द्वारा जो भी अंतरराष्ट्रीय चेस में जो भी प्लेयर 2500 पॉइंट्स अर्जित कर लेते हैं उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाती है। अब यहां पर जो है आपको थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि भाई दुनिया में पहली बार इस ग्रैंड मास्टर की उपाधि 1961 में मैनुअल एरन को मिली थी 1961 में। इंडिया की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1988 में विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बना। अगर महिलाओं की बात करें तो 1979 में पहली वुमेन जो है ग्रैंड मास्टर बनी, वो बनी जयश्री खाड़ीकर। और अगर इंडिया की बात करें तो पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर थी सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी, वो भी 2001 में। तो ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और LR श्रीहरि, और 2023 में दोस्तों जो चेस की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है चेस ओलंपियाड, और वो क्योंकि रशिया में होना था और रशिया में युद्ध की वजह से वो नहीं हो पाया था,
तो 2023 में जो है वो भारत में चेन्नई में उसका आयोजन भी किया गया था। याद है कि नहीं याद? जल्दी जल्दी से बता दो आप मुझे आप। हाँ जी ठीक है। और भाई यहां पर सौरभ तो जो है भाई अपने चले गए नीरज चोपड़ा की तरफ भी। नीरज चोपड़ा जिसने अभी हाल ही में दोहा कतर लीग में, दोहा डायमंड लीग में जो है 90 मीटर से बड़ा भाला फेंका लंबाई का, और उन्हें हाल ही में हमने पढ़ा था लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी जो है वो दोस्तों दे दी गई है टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से। पहले वो नायब सूबेदार थे, अब वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो चुके हैं नीरज चोपड़ा। और भाई अभी गोल्ड तो नहीं आया लेकिन सिल्वर जरूर जीत लिया था इस जो है दोहा जो है डायमंड लीग में। उन्होंने जर्मनी के प्लेयर ने जो है उनको हरा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज इज अबाउट दोस्तों ये एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई है। मैं इस न्यूज को पढ़ने से पहले बता दूं कि बिल्कुल लास्ट में जो लिखा है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है दोस्तों कोई भी ऐसी कंपनी भाई जो कि आपको ट्रांजैक्शंस में जो है वो आपको जो है वो सहायता या कह लीजिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और ये प्रीपेड है मतलब पहले पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और ये थर्ड पार्टीज हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे गूगल पे है, पेटीएम है दोस्तों, या फिर कोई भी और लगा लो यार कौन कौन सी होती है, और फोन पे है। ठीक है, ये सारी थर्ड पार्टी एप्स जो कि हमारे बैंकों से कनेक्ट होती हैं, और बैंकों का जो पैसा है हम इनके जरिए किसी भी क्यूआर कोड को, किसी भी अकाउंट नंबर को, किसी भी फोन नंबर को जो है लिखकर वो पैसा हम पे कर सकते हैं। अब जो है ये सारी की सारी जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भाई अगर किसी को भी इसे खोलना है तो डेफिनेटली उसको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होगी। इंडिया में बैंकिंग का रेगुलेटर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ऐसा ही दोस्तों एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है ज़िगज़ैग। नाम सारे के सारे मेरे साथ रिपीट करें, ज़िगज़ैग। अब ज़िगज़ैग हैदराबाद बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है, और इसको अप्रूवल मिल चुका है कि वो भी इनके तरह ही दोस्तों आने वाले टाइम में प्रीपेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब पैसा होगा अकाउंट में तो जो है हम पैसा उसके जरिए पेमेंट कहीं भी क्यूआर कोड्स को या अकाउंट नंबर करके शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो एप्स हैं, ये कंपनीज हैं, सिर्फ पैसे की ट्रांजैक्शन ही नहीं, ये दोस्तों कई सारे ट्रांजिट एंड ट्रेवल जो कार्ड्स भी जो है वो प्रोवाइड करती है। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, और वहां पर मेट्रो का जो कार्ड है, मेट्रो में एक तो वो उनका खुद का कार्ड है डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, लेकिन साथ साथ जो एयरटेल का पेमेंट बैंक है वो भी आपको कार्ड बना के देते हैं। तो ये सारी की सारी पेमेंट कंपनीज भी कार्ड बना के देती हैं। कई ऐसी मेट्रोज हैं, लाउंजेस हैं जहां पर आप उसको स्कैन करके आगे चले जा सकते हैं, मोबाइल एप्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज इनके द्वारा दी जाती है। और ये एग्जांपल्स हैं फोन पे, पेटीएम, मोबिक्विक, स्कैपिया, जुपिटर। अब इनके नाम याद रख लें क्योंकि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तो आप सुनते ही हैं। ये जैसे मोबिक्विक हो गया, स्कैपिया हो गया, जुपिटर हो गया, कभी कभार एग्जांपल आज पेपर में आ जाता है, बताओ इनमें से कौन सा जो है भाई ऐसा ऐप या फिनटेक नहीं है जो ट्रांजेक्शन करता है या करता नहीं है। तो इनके नाम याद रख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। फिर कौन कौन से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड जी, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के बारे में पता है, और आप मुझे बताएंगे कि भाई इसमें कितना जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा। अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स, चाहे वो 3 किलोवाट का हो, चाहे वो 4 किलोवाट का हो, चाहे वो 5 किलोवाट का हो, तो भाई कितना सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार, केंद्र सरकार कहती है। तो याद है, सिर्फ हाथ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। पूनम, देवाशीष, अमाउंट भी बताओ। और अमाउंट था 78,000 रुपीज, 78,000। मतलब अगर 3 लाख का, 3.5 लाख का वो पैनल लग रहा है, सोलर पैनल, तो उसका 78,000 सरकार द्वारा ही पे किया जाएगा। अब दिल्ली सरकार चाहती है कि भाई, दिल्ली सरकार ने कहा है कि भाई हम आपको भाई अगर आप 3 किलोवाट का दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो शहर है, दिल्ली की जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो सोलर पैनल लगाते हैं 3 किलोवाट का, तो भाई हम आपको एडिशनल 30,000 का और बेनिफिट देंगे। मतलब 78,000 प्लस 30,000, 1,08,000 हो गया ये। तो भाई इतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पर इससे जो है आपका जो भाई जो ऑब्वियसली बात है, जो सोलर को लेकर हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में हम रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखते हैं। क्या टारगेट रखते हैं भाई? 2030 तक कि हमें 500 गीगावाट, 500 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो वो हमारे अचीव जरूर हो पाएंगे। तो भाई ये जो है दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किए 30,000 की सब्सिडी,
अगर कोई 3 जो है किलोवाट का जो है वो दोस्तों रूफटॉप सोलर पैनल्स है लगा रहा है, तो ये ऑलरेडी इससे एडिशनल होगा जो ऑलरेडी मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो दिया जा रहा था उससे बिल्कुल जो है अतिरिक्त जो है ये रहने वाला है। अब आप में से कितने स्टूडेंट याद हैं उनको कि भाई दिल्ली सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया था कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोस्तों पूरी तरह से जो है सोलर एनर्जी पर चलेगी और भारत में पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सोलर पैनल पर चलने वाली है। हाँ जी, याद है कि नहीं याद? फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 5 जो है ट्रायल्स करेंगे किसके, क्लाउड सीडिंग के, और ये जो क्लाउड सीडिंग है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी दिल्ली में ताकि भाई एयर पोल्यूशन जो है वो कम किया जा सके। तो रेखा गुप्ता जी की अनाउंसमेंट हो रही है, धड़ाधड़ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। और अभी जो दिल्ली में अक्सर देखते थे दिल्ली की सरकार और केंद्र के बीच मन मुटाव था बड़ा क्योंकि पार्टियां अलग थी, तो अब वो जो काम है अनाउंसमेंट है एक से एक है होती जा रही है। यहाँ के डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा और यहाँ के जो स्पीकर हैं वो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, आपको याद डेफिनेटली होगा दिल्ली सरकार से। फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो जुड़ा हुआ है डॉलर गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस शील्ड। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आज अगर मैं ये आपके लिए क्लास ले रहा हूं ना, और ये क्लास अगर आपकी चल रही है चंडीगढ़ से, तो मैं कहीं ना कहीं जो है भाई वो शुक्रिया अदा करता हूं रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि भाई जब भारत में मनोहर पारिकर जो है डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी डील थी रशिया वालों के साथ और S-400 मिसाइल जो है दोस्तों ये जो डिटेक्ट सिस्टम है ये हमें मिल पाया। और कहते हैं ना चंडीगढ़ में भी मिसाइल गिरने वाली थी कई शहरों में और वो S-400 ने हमें बचा लिया। अब जो है उसकी कीमत तो $3 बिलियन थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है चाइना रशिया से बड़ा खतरा है हमें और इसीलिए $175 बिलियन में, अब कितना होता है $175 बिलियन अगर रुपीज में कैलकुलेट करने की कोशिश करें ना, मोटा माटी दोस्तों 14-15 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। मतलब भारत का तो ये 22-23 हजार करोड़ का था और तभी भारत में तो हो जाता है क्या जरूरत है इसकी, ये है वो है। 13-14 लाख करोड़ का ऐसा ही डिफेंस मिसाइल सिस्टम शील्ड, मतलब कि कल को चाइना या रशिया से मिसाइल आए तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर पाए, तो उसका नाम रखा है डॉलर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। और ये डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ दोस्तों ये जो ब्लैक कोट पैंट में व्यक्ति दिखाई दे रहा है इसका जिम्मा इन्होंने इस व्यक्ति को दिया है माइकल गुलिटिन, इसका नाम है ग्यूटल, और ये अमेरिका की जो यूएस स्पेस फोर्स है, हम तो अभी आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन्होंने ऑलरेडी स्पेस फोर्स भी बना रखी है, भविष्य में स्पेस को लेकर कोई खतरा हो तो स्पेस फोर्स के जो हेड है जनरल माइकल गुलिटिन, इसको इस प्रोग्राम का हेड है बना रखा है। और दोस्तों ट्रंप ने कहा है इट विल प्रोटेक्ट द यूएसए फ्रॉम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ठीक है, जैसे जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं उनसे जो है ये बचा पाएगा और हमारे डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो नाम याद रखें डॉलर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएसए ने ये अनाउंसमेंट की है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है ये। तो दोस्तों यूएसए की या ट्रंप की अनाउंसमेंटों की एक बार रेपिटेशन कर ले हम, मैं बोल ही देता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, वैसे तो लिखा भी है बहुत बार। अब यूएसए बनता है डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को, ये बंदा आके सबसे पहली बार कहता है कि जो भी लीगल माइग्रेंट्स हैं यूएसए में उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, नंबर 1। ये बंदा कहता है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाएंगे, नंबर 2। ये बंदा कहता है कि ग्रीनलैंड जो कि पिछले 800 सालों से डेनमार्क के हिस्से में है, उनके कब्जे में है, हम उसको खरीद लेंगे या उस पर कब्जा कर लेंगे, नंबर 3। फिर ये दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर देता है 9 फरवरी को, 9 फरवरी ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। फिर ये कहता है कि भाई जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको वुमेन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए जो है वो अलाउड नहीं होंगे, उनको उससे बाहर कर दिया जाएगा, 5। फिर दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, टैरिफ वॉर छेड़ देता है। हालांकि अब जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट नजर होते हुए आ रही हैं। फिर वो इंडिया पाकिस्तान के बीच आता है सरपंच साहब बन के, वहां भी पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं करते, गोलियां मार रहे हैं। उधर वो रशिया और यूक्रेन के बीच सरपंच साहब बन के जाता है ट्रंप, वो भी नहीं मानते हैं, वो जो अपनी दुनिया में बड़े हुए हैं। फिर वो इजराइल और हमास के बीच जाते हैं, वो अभी तक उनका सीज फायर जरूर चल रहा है लेकिन पता नहीं वो कब उलझ जाए, कब वो जो है अपने आपस में लड़ने लग जाए। तो ये कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिका की घोषित कर दिया, और इवन ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी जरूरी कर दिया कि भाई आपको कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा का आना बड़ा जरूरी है। तो ये सारे की सारी, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सारे के सारे याद हैं? एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो सारे याद थे फैक्ट से भाई? सारे सारे बता दो एक बार। याद है तो बहुत बढ़िया है जी, बहुत ही शानदार है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और फिर दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया, और ओडिशा के तट पर जो है हर साल लाखों इस तरह के टर्टल्स आते हैं, और जिस स्पीस को बोलते हैं ओलिव रिडले। और भाई इस साल 7 लाख से ज्यादा टर्टल्स आए हैं। उनकी नेस्टिंग, रहने का प्रबंध अच्छा हो, उनकी ब्रीडिंग जो है वो उनकी अपनी जो है नए बच्चों को जन्म देते हैं वो अच्छे से हो सके, इसको लेकर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया, अब इनका नाम ही ओलिव रिडली है, तो भाई ऑपरेशन ओलिविया रखा है ताकि भाई इनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। दोस्तों पर्यावरण को कंजर्व करने में जो है वहां पर इन टर्टल्स का इस 4-5 महीने रहना भी बड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रहता है। तो ये थे हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके बाद हम बढ़ेंगे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो आर यू रेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों? चलें। तो यहां पर जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बताएं कौन से राज्य में 10वीं क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है? केरला, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कुछ दिन पहले पढ़ा था ना यूएई के बारे में। यूएई में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी एजुकेशन में जरूरी कर दी है, और भारत में ये रोबोटिक एजुकेशन केरला में शुरू हो चुकी है। केरला इज द करेक्ट। और यार देवाशीष, बिहार कैसे आ जाएगा? बिहार आप सोच के देखो बिहार लगाते लगाते भी है ना, तो आपको जो है 2 बार सोचना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वैसे बिहार को हाल ही में फूड प्रोसेसिंग माइक्रो स्टरलाइजेशन में जो है नंबर 1 रैंक जरूर मिला था, आपको जरूर पता होगा। फिर हमारे जो मनोहर लाल जो मिनिस्टर हैं जी, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एनर्जी मिनिस्टर्स की जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग थी उसमें हिस्सा लिया। ये कहां पर हुई? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, रशिया। बहुत आसान है, बहुत इजी। हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी गया था, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वहीं गए थे, क्योंकि सारी मीटिंग्स उसी देश में होंगी जहां पर ब्रिक्स का समिट हो रहा है। और उस तरह दोस्तों ब्राजील, और ब्राजील के ब्रासिलिया शहर उनकी कैपिटल है, वहां पर ये हो रही है। इवन जो है ब्रिक्स में इस साल ब्राजील में COP 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 भी होने वाली है। फिर जीएसटी को लेकर एक अवेयरनेस इनिशिएटिव जिसका नाम है संडे ऑन साइकिल, ये ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि जीएसटी के दोस्तों कितने साल पूरे होने वाले हैं? 5, 7, 8 या 10। अब आपको याद होगा, बता ही देता हूं, 2017 में 1 जुलाई को शुरू हुआ था, तो 17 के हिसाब से कितने साल हो गए हैं दोस्तों? उम्र हो चुके हैं 8 वर्ष जो है हो चुके हैं, ताकि जीएसटी के बारे में लिटरेसी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बता दूं, मुद्रा के 10 साल हो चुके हैं। बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके अलावा उनके भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। कौन किसके? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई, इंडिया जो है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है अचीव कर लेगा, तो किस वर्ष तक? 2032, 38, 42 या 47? यहां पर दोस्तों हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका 500 गीगावाट का टारगेट है 2030। यहां पर हम न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, 100 गीगावाट, और ये अमृतकाल 2047 तक का आंसर है। न्यूक्लियर एनर्जी के फादर पॉइंटर किसे कहा जाता है? देखते हैं आपकी याददाश्त कैसी है कितने स्टूडेंट्स की। पहला प्रश्न था आज। हाँ जी, कौन थे इसके पॉइंटर? और ये जो बफरिंग हो रही है दोबारा से शुरू कर लें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दें मुझे आप। तो भाई पहला क्वेश्चन था आज, उनकी डेथ हुई है 95 वर्ष की आयु में। जल्दी से आपको उत्तर देना है, और जो है जल्दी जल्दी उत्तर दें भाई। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी ही आपका पार्टिसिपेशन आ जाएगा। सर फिर से क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ये था मेरा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी के भारत में पॉइंटर किसे कहा जाता था, जिनका हाल ही में कल 95 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो 1987 में जो है वो चेयरमैन भी बने। हाँ जी, ठीक है, तो जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, मैं एटॉमिक एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी की बातें कर रहा हूं भाई। ठीक है, नॉट एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के बारे में वो ठीक है भाभा, होमी भाभा, मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा हूं। यार 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 यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको करवाया। ठीक है, तो ये भूल गया आप। MR श्रीनिवासन। हाँ जी,
पायनियर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, बताएं कौन सी तारीख को जो है यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड फेयर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता है। तो वर्ल्ड फेयर स्पोर्ट्स डे हर साल होता है 19 मई को। फिर शांगरी कौन से राज्य से जुड़ा है जिसको हाल ही में जीआई का टैग मिला है। शांगरी की सब्जी राजस्थानियों की बड़ी फेवरेट है जी, तो उत्तर है राजस्थान। फिर बताएं इसरो का भाई करंट कितना बजट है डॉलर्स में। नासा वालों का तो पूछो ही मत, है ना। इसरो का कितना बजट है इस साल दोस्तों, इसरो के लिए बजट रखा है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का। तो याद रखें 1.6 बिलियन। वी आर नारायणन, और कल पड़ा था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 अनसक्सेसफुल हुआ। 101वां मिशन था पीएसएलवी C61 के तहत, उसे लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, लेकिन अनसक्सेसफुल ही रहा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, इंडिया ने जो है कौन से देश से गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और कुछ आइटम्स को जो है इंपोर्ट करने से बैन लगा दिया। जापान, चाइना, पाकिस्तान या बांग्लादेश। जापान हमारा दोस्त है यार, चाइना से हम क्यों करेंगे, चाइना से आता ही बहुत कुछ है, ठीक है। पाकिस्तान से हम वैसे ही कुछ नहीं लेते। और ये हम बांग्लादेश वाले जो आजकल कहते हैं कि भाई जो है तू हमारा भाई नहीं है ना, हम ही हैं, एक हम है और एक हमारा चाइना है, उनको बैन कर दिया है फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद भाई कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव, ये हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर और जो महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में भाई उस समय पर जो है कैसा रहना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, इसको लेकर जो है भाई ये इनिशिएटिव वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेकर हमने पढ़ा था हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत के हर जिले में भाई मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि बताया जाएगा कि भाई बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कोई सपनों का राजकुमार नहीं होता, तुम्हें ही पढ़ना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में और सशक्त होना है, ठीक है। कोई आपको जो है गाड़ी में नहीं घुमाने वाला, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, खुद करेंगे तो फिर सामने वाले भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी काउंसलिंग सेंटर ये हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी। फिर राजीव रंजन जो फिशरी मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड वाटर पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा, कौन से राज्य में, तो त्रिपुरा, बिहार, केरला या वेस्ट बंगाल। ये मत्स्य योजना थी, उसके तहत दोस्तों मछली पशुपालन को और बेहतर किया जाए, उसके तहत ये किया गया है और त्रिपुरा के अगरतला में इसको इंटीग्रेट किया गया। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे, ये 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखें कि इंटरनेशनल, जब मैं वुमेन्स डे की बात करता हूं, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च होता है और इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे है दोस्तों, ये 10 मार्च को जो है ये ऑब्जर्व, ये सेलिब्रेट है, किया जाता है। देखो जजेस का अलग, ये जो है वुमेन्स मैरीटाइम का अलग, और नॉर्मल वुमेन डे अलग, और नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है, वो अलग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने तशारपचू जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको जो है डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो तशारपचू, और इसका जो सही उत्तर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज मध्य प्रदेश दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर जो है 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स, मतलब बीजों को लेकर जो भाई उनके जो पार्क्स हैं और उनकी जो वितरण है वो यहां से किया जाएगा, ये यूपी सरकार द्वारा जो है इसको अनाउंस किया गया है, मॉडर्न सीड वर्क्स। फिर जो है इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार नामक एक्सरसाइज कहां पर की, नाम याद रखना, तीस्ता प्रहार, और ये हाल ही में वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन जो है वो किया गया। फिर नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, अब जल्दी से बताएं, मैं आपको बता देता हूं। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85th, याद है कि नहीं याद है, जल्दी से मुझे आप बता दें। इसके बाद पासपोर्ट इंडेक्स के बाद जो है दोस्तों ग्रॉस जो है डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 130 है। फिर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 118 है, और अब ये जो है नेटवर्क रीडनेस में भारत की रैंकिंग 36 जो है वो रही है हाल ही में, और पहले के सालों से बेहतर है। फिर शिरुली लिली फेस्टिवल, क्लास की शुरुआत में भी आपको पूछ रहा था, बता रहा था, मणिपुर में, ये अभी 20 से 24 मई को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर पहला एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर संचालित होगा, वो कोचीन एयरपोर्ट होगा दोस्तों, जो कि केरला में है। मिजोरम जो है 100% लिटरेसी स्टेट। तो यहीं पर हमारा आंसर्स क्वेश्चंस वो भी हो रहे हैं खत्म। और अब आखिर में आज के जो है हमारे ऑल इंडिया रेडियो की जो है कुछ खबरें हैं भाई, और ये देख लेते हैं दोस्तों, कोई खबर है इंपॉर्टेंट। तो भाई सबसे पहले तो वो जो मैं आपको बता रहा था, ऑल पार्टी डेलीगेशन
जिसके शशि थरूर जो हैं वो हेड हैं, और भाई वो जो है 4 कंट्रीज के लिए भाई वो चले गए हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन आउट ऑफ 7। तो भाई जिसमें सभी जो पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग देशों में भेजा गया है, ताकि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जो स्थिरता है उसके बारे में दुनिया को बताया जा सके। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज जो हैं, ये दोस्तों टेररिज्म को इकट्ठे मिलकर खत्म करने के लिए इन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली गवर्नमेंट का 30,000 रुपये सब्सिडी देंगे, और अलग से ये बता दिया आपको मैं। फिर जो है भाई एमपी गवर्नमेंट डेवलप करेगी इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को एज ए मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ताकि उनकी डेवलपमेंट और बढ़ाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली। और शूटिंग में इंडिया की अद्रायन ने सिल्वर मेडल जीता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि जर्मनी में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए, ये कल मैं थोड़ा और विस्तार पूर्वक ही करवा दूंगा। ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप ये जर्मनी के सुहल शहर में हो रहा है, और इंडिया की अद्रायन ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। फिर कल दोपहर और कल शाम की न्यूज में दोस्तों जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेशन चल रहा है। टेररिज्म इंडिया और नीदरलैंड अपने बायलैटरल टाइज डिफेंस सेक्टर में और बेहतर करेगा। और दोस्तों जो है जो CISF है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दोस्तों इनकी जो ऑफिसर है गीता समोता, नाम याद रखें, क्या नाम है, गीता समोता। ये पहली CISF से कोई ऑफिसर है जिसने माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह कर लिया है, स्केल कर लिया है। नाम गीता समोता याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर जो है भाई फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो हैं, ये भी दोस्तों जो है अब्रोड गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने। BSF ने कहा है कि भाई हम रिट्रीट सेरेमनी जो पंजाब के, हमारे पंजाब के जो बॉर्डर पाकिस्तान के, वहां पर ये उनको रिज्यूम करेंगे। मैं आपको बता भी दिया था कल मैंने आपको, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ट्रेचुमा भारत मुक्त हो चुका है, और IPL के मैचेस चल ही रहे हैं। IPL को मैं इतनी सीरियस में था, जब लास्ट में जाएगा तो तब वो किसने जीता, कौन सबसे ज्यादा विकेट है, वही इंपॉर्टेंट होगा। बीच के मैचेस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दोस्तों यही आज का सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज जुड़े रहें देश के नंबर 1 सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।